एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज अगर वो रनवे पे खड़ा रहे या हैंगर में खड़ा रहे तो उसके एरोप्लेन होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। एरोप्लेन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि हवा में उड़ता है, ऊंचाई पर जाता है और बड़ी तेजी से उड़ता है। उसकी ऊंचाई, उसकी उड़ान, उसकी तेजी ये उसे खास तो बनाते ही हैं, मगर यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी और उसके गिरने की वजह, उसके डाउनफॉल की वजह बन सकते हैं। अब अगर ये एरोप्लेन हवा में उड़ने की बजाय या ऊंची उड़ान भरने के बजाय अगर जमीन पर धीरे धीरे चलता रहे तो शायद कभी उसका एक्सीडेंट ना हो, मगर तब वो एरोप्लेन एरोप्लेन नहीं कहलाएगा, वो एक बैलगाड़ी कहलाएगा, बुलक कार्ट। और एक एरोप्लेन चाहे जल जाए चाहे टूट जाए, अपने आप को बैलगाड़ी की तरह से रखना कभी पसंद नहीं करेगा। बस यही बात स्टेला स्टील के साथ थी। स्टेला स्टील का बचपन उसकी इस तेजी की वजह से, जो उसमें एरोप्लेन की तेजी आ गई थी, उसका बचपन इसके लिए जिम्मेदार था। स्टेला स्टील ने एक लोअर क्लास मिडिल ऑर्डर में अपनी आंखें खोली थी। ये कोई 1950s का पीरियड चल रहा था, वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म हुए था सेकेंड, और बहुत सारे यूरोपियंस कनाडा में आकर सेटल हुए थे। स्टेला स्टील के पेरेंट्स भी उसी तरह के थे। इसकी माँ बहुत पहले कभी फ्रांस में रहा करती थी, उसकी बड़ी ऊंची एम्बिशंस थी, जिंदगी बारी बहुत सारी ख्वाहिशें थी, लेकिन अब वो वर्ल्ड वॉर के बाद में जब फ्रांस की हालत भी ख़राब हो गई थी तो वहाँ से बहुत से लोग निकल कर यहाँ चले आए थे। माँ भी यहाँ चली आई थी। यहाँ आके फिर स्टेला के फादर से उसकी मुलाकात हुई, दोनों की शादी हुई, नतीजा निकला स्टेला पैदा हुई। यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन आगे चल के धीरे धीरे करके ऐसे होने लगा कि स्टेला के फादर थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के थे और माँ में कोई एबिलिटी नहीं थी उस वक्त के हिसाब से कि वो बाहर जाके काम करती। घर में छोटे मोटे सिलाई के, बुनाई कढ़ाई के कामों को किया करती, दिन भर घर के काम करती, बाद में ये काम करती, पति का वेट करती। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चलती चली जा रही थी। अकेले जब भी वो बैठती, बड़े फ्रांस से जो सीखे हुए उसके गाने थे जिसमें बड़ा गम होता, अफसोस होता, वो गाते रहती। अब शायद लोग ये समझते होंगे कि हस्बैंड के इंतज़ार में गा रही है, ऐसा नहीं था। अपने ज़िंदगी के जो गम थे, जो दुख थे, जो उसकी उदासी थी, कमियां थी, उनको उन गानों के अंदर वो दिखाया करती। और स्टेला बचपन में जब छोटी थी तब वो इन सारी चीज़ों को सुना करती। खैर, आगे चल के ये हुआ कि जब वो स्टेला तकरीबन कुछ 10 या 12 साल की थी तो बीमारी से स्टेला की माँ की मौत हो गई। उसका जब फ्यूनरल हुआ तो वहाँ बहुत कम लोग थे। स्टेला के फादर ने भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा गम जाहिर नहीं किया, बहुत आंसू नहीं बहाए। और जब स्टेला ने सारी चीज़ों को देखा तो स्टेला के दिमाग में कहीं ये बात घर कर गई कि अगर ये ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है तो इससे तो मर जाना ये कहीं अच्छा है। और तभी उसी मौके पर ही स्टेला ने डिसाइड कर लिया था कि वो अच्छी ज़िंदगी जिएगी। खैर, उसके फादर ने एक बात बहुत अच्छी की कि अगले 4 सालों तक की उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन उसके बाद में उनको किसी से लगाव हो गया, वो शादी करना चाहते थे। स्टेला से उन्होंने कह दिया। स्टेला ने कहा कि ठीक है, अब मैं 16 साल की हो गई हूँ, अपना सेपरेट काम करूँगी, अलग से रहूँगी और आपसे कभी भी मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। बदले में मैं ये चाहती हूँ कि आप भी कभी मेरी पर्सनल ज़िंदगी में दखल मत दीजिए। अब ऐसे था कि स्टेला के फादर थोड़े कंजर्वेटिव टाइप थे, उनको एक लड़के की चाह थी, हो गई थी, लड़की बोझ की तरह से ढो रहे थे, तो उन्होंने उस लड़की के लिए अपना कोई लगाव जाहिर नहीं किया। जैसे स्टेला ने सब कुछ कहा, उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी की, जिसको चाहते थे या जिसको चाहने लग गए थे उसको लेकर वो यूएस चले गए। स्टेला ने उसके बाद उनका मुंह फिर कभी नहीं देखा। कुछ वक्त स्टेला ने ऑर्फनेज और वुमेन शेल्टर में बिताया, फिर धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई पूरी की। अब यहाँ पर स्टेला जब स्कूल में थी तो 2 बातें उसके साथ हुई। पहली बात ये कि स्टेला अपने टीचर्स की फेवरेट थी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। उसकी वजह थी स्टेला को जो भी होमवर्क दिया जाता, जो भी काम दिया जाता, उसको पूरा करती थी। दूसरा, स्टेला के लड़कियों में कभी दोस्त नहीं बन पाए, जिसकी वजह यह थी कि स्टेला का इंटेलिजेंस, जिस तरह से लड़कियां गॉसिपिंग करती, अफेयर्स के बारे में बातें करती, टीवी सीरियल्स, मूवीज़ के बारे में बातें करती, स्टेला इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो नेचुरल था कि वो स्टेला के बारे में ये समझते कि अपने आप को कुछ और ही समझती है, और इसीलिए वो स्टेला से कटे कटे रहते। लड़कों से उसकी दोस्ती नहीं हो पाई। उसकी वजह थी कि उन दिनों में जिस तरह की खूबसूरती लड़कियों में चाहिए, नज़ाकत चाहिए, वो स्टेला में नहीं थी। उसका नाम ही था स्टेला स्टील, स्टील से बनी हुई, मजबूत। जब वो किसी की तरफ भी घूर के देखती तब भी उसकी आंखों में स्टील होता। इसकी वजह थी
नॉनसेंस चीज़ें उसके पसंद नहीं थी। ऐसा नहीं था कि स्टेला ने बॉयफ्रेंड्स बनाने की या लड़कों के साथ में दोस्ती रखने की कोशिश नहीं की। कुछ एक दो मौके पर ऐसे नौबत आई भी, वो उनके साथ कहीं फेयर में गई, कहीं आउटिंग पे गई, कहीं पार्टी में गई, कहीं डेटिंग पे गई, लेकिन बहुत जल्दी उसके समझ में आ गया कि ये ज़िंदगी उसके लिए नहीं है। उसको अपने लेवल से नीचे उतरना पड़ेगा इनसे दोस्ती करने के लिए। जाहिर था कि स्टेला अपनी उम्र से ज़्यादा अक्लमंद थी, ज़्यादा मैच्योर्ड, ज़्यादा समझदार थी, और जो लड़के वगैरह थे उसके एज के वो थोड़े से अधकचरे से थे। या ये भी कहा जा सकता है कि स्टेला को उस वक्त तक के उसके बराबरी का कोई ऐसा नहीं मिला था कि जिसके साथ में इन सारी बातों को शेयर करती। तो ये सब चीज़ें देखते हुए स्टेला समझ गई कि जिस तरह की ज़िंदगी वो जी रही है, जिस रेस में वो दौड़ रही है, वहाँ वो सबके बराबरी में नहीं खड़ी है, सबसे पीछे खड़ी है। उसकी वजह यह है कि एक तो लोअर मिडिल क्लास से है, पेरेंटल बैकग्राउंड नहीं है, इसके अलावा उसका जो लुक्स है वो ऑर्डिनरी है, बल्कि स्टील जैसा है, हार्ड है, और वो शायद लड़ने, डराने, बहस करने की चीज़ हो सकती है, प्यार करने की नहीं। तो जो अपने को चीज़ मिल ही नहीं सकती, उसके पीछे दौड़ा ही क्यों जाए। तो ये सोचकर स्टेला ने बॉयफ्रेंड बनाने का चक्कर भी नहीं पाला। खैर, वो ये समझ गई थी कि ज़िंदगी के जो मामूली मज़े वो उसके लिए तो है नहीं। डेटिंग पे जाए, बॉयफ्रेंड बनाए, पिकनिक पे जाए, पैसे उड़ाए, रेस्टोरेंट जाए, दिन रात मेहनत करती रही, पढ़ती रही, काफ़ी मेहनत की, और वो उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ले ली। और आमतौर पे जैसे कि होता है, जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपके फिर भी कुछ ना कुछ कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट, रिलेशंस बनते हैं। स्टेला के ऐसे कोई भी रिलेशंस नहीं बने। खैर, अब उसके बाद में स्टेला कंपनीज के लिए काम करने लगी। एक कंपनी के लिए काम किया, उनको उसका काम अच्छा लगा तो दूसरी कंपनी ने उसको हायर किया, फिर तीसरी ने, फिर चौथी ने। जैसे सैलरी बढ़ती रही वो कंपनीज को छोड़ती रही, और हमेशा उसको फिर आगे चल के सेमिनार्स में या प्रेजेंटेशंस पे वो लोग भेजा करते। ये स्कूल के दिनों से डिबेट वगैरह में बड़ी अच्छी थी, अपनी बातों को अच्छी तरह समझा सकती थी। सो स्टेला अपनी बातों को वहाँ अच्छी तरह से रखकर समझाने लगी। ऐसे में एक बार एक कॉन्फ्रेंस में उसके ऊपर नज़र पड़ी डेविडसन की। उसके प्रेजेंटेशन को देखकर, उसके बोलने के स्टाइल को देखकर, सबसे बढ़कर बात यह है कि नो नॉनसेंस जो उसके साथ में था, कि बेकार की बकवास नहीं, काम की बात ही होनी चाहिए, बिजनेस टू बिजनेस। तो जब ये सब उन्होंने देखा, क्योंकि उनकी नज़र बड़ी पारखी थी, उन्होंने कई लोगों को देखा था, कई फीमेल्स ऐसी भी होती थी जो वहाँ पर आती थी कंपनीज के साथ में, स्टेज पर जब आती, कॉन्फ्रेंस में जब बैठती, तब वो दिखावा करती कि वो किस तरह की सख्त है, किस तरह की वो बिजनेस लाइक है। लेकिन जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती या ब्रेक का टाइम आता, या 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है तो जब रात का, शाम का वक्त आता, तो जो कुछ वो करते, डेविडसन उसको देख रहे थे। अब डेविडसन की कंडीशन ऐसी थी कि उनकी उम्र तकरीबन कुछ 56 साल की होने को आई थी। जिंदगी को उन्होंने काफ़ी करीब से देखा था। इस तरह के जो झमेले होते हैं, ऑर्डिनरी अफेयर्स या और चीज़ें, ये उनके लिए बहुत दूर की बात थी। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने देखा था, वो आराम से बैठ के लोगों का एनालिसिस कर सकते थे। तो वैसे ही उन्होंने स्टेला का एनालिसिस किया, और तब उनको लगा कि अच्छी बात यह है कि स्टेला को हायर कर लिया जाए, क्योंकि इस तरह के प्रेजेंटेशन देने वाले बहुत नहीं मिलेंगे। ये बात सही थी कि डेविडसन प्लान बड़ा अच्छा बना सकते थे, अपने कंपनी के सीईओ तो वही थे, उसको चला ही रहे थे, प्लान बड़ा अच्छा बना ले, लेकिन जब प्रेजेंटेशन करने की बारी आती तो शायद उनको उतने अच्छे वर्ड्स या उतनी अच्छी लैंग्वेज या उतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन वो नहीं कर पाते। तो उनको लगा कि स्टेला को और हायर कर लेते हैं तो ये अच्छा होगा। तो खैर उन्होंने स्टेला को ऑफर दिया। स्टेला, अब ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, मान गई। शुरू में उसको लोअर लेवल पे रखा कि वो प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करे, दे, और फिर बाकी उनकी जो ग्रुप थी उनकी मदद से फिर उसको प्रेजेंट वगैरह कर दे। धीरे धीरे करते करते स्टेला की कीमत उनकी नज़रों में बढ़ने लगी। एक बार कुछ ऐसे भी हुआ कि डेविडसन, जो कि कैनेडियन थे और किसी यूएस कंपनी के साथ में उनकी कोई डीलिंग होने जा रही थी, प्रेजेंटेशन देना था, उन्होंने स्टेला को मौका दिया। स्टेला ने उस प्रेजेंटेशन को दिया। अब देखिए, ये बात चल रही है कुछ 1960s के आसपास की, 60-65 के आसपास की। नॉर्थ अमेरिका में, खास करके कनाडा में, उस वक्त भी फीमेल्स वैसे तो प्रोग्रेसिव थी, लेकिन बिजनेस में वुमेन का या फीमेल का कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था। तो स्टेला की मौजूदगी ही वहाँ के जितने भी जेंट्स थे या मर्द थे उनके लिए एक चैलेंज की तरह से थी। जब इस चैलेंज को उन्होंने देखा, इस चैलेंज को उन्होंने समझा, तो उनके दिमाग में ये बात आई कि भाई इस तरह से ये जब चैलेंजिंग बातें करती है तो इसको काट दिया जाए। तो उसको काटने की वो कोशिश करते रहे। तो बस ऐसी एक प्रेजेंटेशन जब वो दे रही थी तो किसी अमेरिकन कंपनी के कोई मुलाजिम थे जो नए नए थे, काफ़ी नामी भी थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा कि देखिए साहब, आपने प्रेजेंटेशन रखा, आपने सारे फिगर समझाए, मगर आप जब, जैसे कि जानते हैं कि कनाडा और यूएस जब बिजनेस करते हैं तो अमेरिकन करेंसी में ही करते हैं। अब
कैनेडियन करेंसी तो फ्लक्चुएट होते रहती है। आज इसके जो प्राइस है, आज से 2 साल के बाद इतनी इसकी कीमत नहीं रही, तो हम जो पैसे आपको दे रहे हो तो डिवैल्यूड हो जाएंगे। तो इसका आपने क्या सोचा है? अब डेविडसन ने इस बारे में नहीं सोचा था, ना उनकी टीम ने सोचा था। वो तो ये मान के चल रहे थे कि एक बार जो प्राइस फिक्स हो जाए उसी के साथ काम चल जाए, ये नया क्या झमेला आ गया। लेकिन स्टेला ने बिना पलक झपके से खड़े होकर कहा, सर इसका उल्टा भी होता है, और हो चुका है इसके पहले कि 1936 में जब अमेरिकन करेंसी डाउन गई थी तो उसकी जो कीमत थी वो कैनेडियन करेंसी से कम हो गई थी। तो कैनेडियन करेंसी फिर भी एक स्टेबल रेट में चलते रहती है, लेकिन अमेरिकन करेंसी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती है। ये भी हो सकता है कि 2 साल के बाद में अमेरिकन करेंसी के अब के जो प्राइजेज हैं वो नीचे चले जाएं, क्योंकि अमेरिका में तो ये होता है कि जैसे पॉलिटिशियन कोई आ जाए, गलत तरह का तो नहीं कहा जाएगा पर अलग तरह का, डिफरेंट तरह का, तो उससे तो फिर इकोनॉमी काफी इन्फ्लुएंस्ड होती है। आप एक ग्राफ देख लीजिए, कनाडा की इकोनॉमी बहुत पहले से अपना एक लिमिट पकड़कर अपने एक लेवल पर चलती चली आ रही है, जबकि अमेरिकन करेंसी के साथ ऐसा नहीं है, ये तो ऊपर नीचे शिफ्ट होती ही रहती है। अब उसका ये लॉजिक सुनकर वो बगले झांकने लगे। खैर उनको जो प्रेजेंटेशन था वो पसंद आ गया। अब लेकिन यहां पर डेविडसन ने सोचना शुरू किया, ये लड़की इतनी टैलेंटेड है, ठीक है इसको कुछ पैसे ज़्यादा दे दिए जाएं तो हमारे साथ में रहेगी, लेकिन कब तक के, कितना ज़्यादा पैसा देंगे? कोई और कंपनी इसको और ज़्यादा पैसा देके हायर कर सकती है। दूसरी बात, इसमें इतना टैलेंट है कि ये अपनी खुद की कंपनी चला सकती है। ठीक है आज इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होशियार ज़रूर निकल आएगा जो इसको पार्टनरशिप ऑफर कर देगा, इसको हायर कर लेगा, और तब ये चली जाएगी। तब क्या किया जाएगा? यहाँ इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डेविडसन स्टेला में अब तक के रोमांटिकली इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों? क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक पर भी पीता है, वही बात उनके साथ थी। एक तो स्टेला की उम्र जो थी वो तकरीबन कुछ 27-28 साल के आसपास ही थी, ये भाई साहब 56 के आसपास, उससे डबल उम्र के थे। दूसरी बात, डेविडसन ने ये गलतियां शुरू में ही कर ली थी जब वो तकरीबन कुछ 25-26 साल के थे और बिजनेस में नए नए आए थे, अभी तैयार करने की कोशिश ही कर रहे थे। तो उनको अपने सेक्रेटरी से प्यार हो गया, उससे उन्होंने बाद में शादी भी कर ली। कुछ वक्त के ये उनका हनीमून पीरियड चलता भी रहा, लेकिन बहुत जल्दी सेक्रेटरी ने अपना रंग दिखाया, क्योंकि ये साहब हमेशा बिजी रहते थे। काफ़ी परेशानी हुई, काफ़ी पेपरबाजी हुई, आखिर में तलाक हुआ, इनसे वो काफ़ी सारा पैसा लेकर गई, बदनामी हुई सो अलग। आगे में फिर दूसरी शादी हुई जब ये तकरीबन कुछ 35-35 ईयर्स के आसपास थे। अब के बार में इन्होंने किसी बिजनेस एम्पायर की किसी लड़की से शादी की थी कि बिजनेस का सपोर्ट मिलेगा। लड़की ने फादर के दबाव में आके शादी कर ली थी, बाद में फादर की डेथ हो गई। अब लड़की इनको चैलेंज करने लग गई, बराबरी का हक मांगने लग गई। उसने एक सेपरेट कंपनी खोलने की बात की, बल्कि खोल ली, क्योंकि उसके फादर पैसे उसको विरासत में देके गए थे। काफ़ी मुकदमेबाजी हुई, आखिर में दोनों के बीच में तय हुआ कि कोई किसी से कुछ नहीं लेगा, अपने अपने रास्ते पे दोनों जाएंगे। वो यूएस से आई थी, वापस यूएस चली गई, लेकिन बदनामी तो उनकी तब भी हुई। तो दोनों बार इस तरह की बातें हो चुकी थी, तो उनके समझ में आ गया था कि वो जिस लेवल पे अब बिजनेस कर रहे हैं, जो उनका एक एम्पायर है, इसमें वो ये नहीं कर सकते कि किसी के साथ में रोमांटिक हो जाएं, इससे उनको काफ़ी नुकसान भुगतने पड़ेंगे। तो ये तो उनके दिमाग में ही था। पर अब ऐसा भी था कि अब स्टेला को आप हर जगह लेके जा रहे हो, उसको आगे आगे बढ़ा रहे हो। भाई सीधी सी बात है, आपके जो दूसरे एम्प्लॉयज़ है जो पहले आगे थे, अब स्टेला ने उनकी जगह ले ली है, वो तो नाराज़ होंगे ही, तो नाराज़ होने लगे। इससे वो रूमर्स भी फैलाने लगे। खैर रूमर्स की उनको फिक्र नहीं थी, लेकिन ऐसा था कि आपका बिजनेस रेपुटेशन पे चलता है, आपके खिलाफ मीडिया में इस तरह से लिखा जा रहा है, खास करके उन दिनों में, तो ये बड़ी परेशानी वाली बात हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि इन सबको दूर करने का तरीका तो एक ही है। तो उन्होंने स्टेला को एक दिन बैठाकर क्लियर किया कि देखो स्टेला, ये रोमांटिक बात नहीं है, ये बिजनेस वाली बात है। हम तुम शादी कर लेते, मैं जानता हूँ मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन ये पूरी तरह से एक बिजनेस की डीलिंग होगी। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मैं तुमको समझा देता हूँ। पहली बात, हम दोनों के बीच किसी तरह के कोई ताल्लुकात नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते हैं। इसकी वजह मैं हमेशा बिजी रहता हूँ, तुम्हारी मेरी उम्र में फ़र्क है, और भी कई बातें हो सकती हैं। दूसरी बात, जब ताल्लुकात नहीं होंगे तो हमारी कोई फैमिली भी आगे में नहीं बन पाएगी, तो मैं और तुम, बस हम दो ही इस फैमिली में रहेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर कभी तुम्हारा किसी से अफेयर हो जाए या इस तरह के रूमर्स भी आ जाएं कि अफेयर हो रहा है, तो ये शादी नल एंड वॉइड करनी पड़ेगी, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लूँगा, तो वो नौबत ना आए, ऐसा काम कभी ना हो। इसके एवज में, जैसे कि तुम जानती हो, मेरा कोई सगा संबंधी तो है नहीं,
तो जो भी मेरे पास में एम्पायर है, इसकी चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। देखो भाई, सीधी बात है, तुम अभी 29-30 साल के आसपास होने को आई हो, मैं हूँ 56 ईयर्स का, और कितने साल जीऊँगा, 20 साल 25 साल बाद में मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन 20-25 साल के बाद भी तुम मुझसे उम्र में, अब की मेरी जो उम्र है उससे तुम कम ही रहोगी। एम्पायर तुम्हारे हाथ में रहेगा, इसकी जादू की चाबी तुम्हारे हाथ में रहेगी, दुनिया तुम्हारे पैरों तले झुकेगी। लेकिन फिर भी मैं साफ कह दे रहा हूँ, इसके लिए तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। अगर ये शादी तुम करने से इनकार कर देती हो या एक्सेप्ट नहीं करती हो, तब भी तुम्हारी नौकरी वैसे ही रहेगी, तुम्हारा प्रमोशन वैसे ही रहेगा। सोच लो, जल्दी नहीं है, सोच समझ कर बताना। मैं तुम्हें 1 वीक का वक्त देता हूँ। स्टेला ने सिर्फ 1 ही दिन का वक्त लिया, क्योंकि बचपन की यादें ताज़ा थी, इस तरह की जिंदगी जीने की ख्वाहिश थी, एक ही झटके में वहां वो पहुंच रही थी। इसके प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कि नफे नुकसान दोनों के बारे में उसने सोचा कि क्या क्या गंवाना पड़ सकता है। लेकिन जाहिर सी बात थी, अब तक के कोई मर्दों में इंटरेस्ट नहीं लिया, अब क्यों ले। साथ साथ उसने ये भी सोचा कि कई ऐसी शादियां उसने देखी है कि जहां नाकारा मर्द जो होते हैं वो औरतों के भरोसे ही जिंदगी जीते हैं, पहले रोमांटिक होकर शादी कर लेती हैं, फिर जिंदगी भर उनको पालते रहती हैं। भाई ऐसे पालने से तो इंसान एक कुत्ता ही पाल ले, आदमी को पालने की जरूरत क्या है। तो स्टेला ने काफी सोचा समझा और एक दिन में उनको जवाब दे दिया कि ठीक है साहब, आप जो कह रहे हैं मुझे मंजूर है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब स्टेला की शादी हो गई और जैसे उन्होंने कहा था, सिंपल ढंग से, उसमें कोई लोगों को तामझाम करके नहीं बुलाया गया, एक रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया गया। उसमें कंडीशंस जो उन्होंने बताई थी वैसे क्या वैसे लिख दी गई। उसमें यह तक के लिख दिया गया कि स्टेला ही उनकी इकलौती वारिस रहेगी, कोई और नहीं। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो उन्होंने शहर में एक अच्छी सी पार्टी इवेंट दे दिया, लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, सारा कुछ दिखाया, स्टेला को इंट्रोड्यूस करवा दिया फॉर्मली। सब कुछ हो गया, पेपर वगैरह में इस तरह से आ गया। कुछ लोगों ने दबे जबान में कुछ बोला, लेकिन अब इतना बड़ा बिजनेस टाइकॉन, उसके मुंह कौन लगेगा, उसके सामने में कौन आएगा, वो तो उनको खत्म ही कर देगा। तो उस तरह के रूमर्स ज्यादा तो नहीं आ पाए। जब उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया अपने हेड सर्वेंट से, जिसका नाम की मंबासा था, जिसको वो कस्टोडियन भी कहा करते थे, तो स्टेला की आंखें भौचक की रह गई। ये अफ्रीकन था। स्टेला ने अपने जिंदगी में इतने करीब से कभी किसी अफ्रीकन को नहीं देखा था। उसका रंग रूप, उसका तौर तरीका उसके लिए नया था और शायद यही वजह थी कि स्टेला के आंखों में एक अचरज और शायद थोड़ी सी डिसलाइकिंग भी आ गई थी, जिसको कि उस हेड सर्वेंट यानी कस्टोडियन यानी कि मंबासा ने पढ़ लिया। और बहुत जल्दी मंबासा भी स्टेला को नापसंद करने लग गया। अब सबसे पहले तो मंबासा के बारे में आप जान लीजिए। मंबासा अफ्रीकन था। डेविडसन एक बार कभी किसी काम से नाइजीरिया गए थे और ये नाइजीरिया में ही रहा करता था उन दिनों, जबकि हम ये बात कर रहे हैं 1950-55 के आसपास की। तो नाइजीरिया में उस पीरियड में डिक्टेटर्स और इस तरह के लोग हुआ करते थे। मंबासा की किसी से सड़क पे लड़ाई हो गई थी और वो शख्स लड़ाई में मारा गया था। गलती मंबासा की नहीं थी, अगर वो नहीं मारता तो मंबासा को वही मार देता। पर अब ऐसा था कि उसके पास में, मंबासा के पास में पैसे नहीं थे। रूल ये था कि आपने किसी को मारा है तो या तो आप सजा भुगतिए या उसका हर्जाना भरिए। हर्जाना भरने के पैसे नहीं थे। अब ऐसा नहीं था कि उस जगह पर कोई और उसको पैसे देके बचा नहीं सकता था, मगर ऐसा था कि मंबासा गरीब था, उसको बचा के वो करते क्या। दूसरी बात है कि जो मारा गया था वो इन्फ्लुएंशियल था, उनसे दुश्मनी भी हो जाती। लेकिन डेविडसन के बाद साथ ये बात नहीं थी। डेविडसन तब भी और अब भी इंसानों को पढ़ना जानते थे, जैसे कि उन्होंने स्टेला को पढ़ लिया था कि वफादार रहेगी, काम अच्छा करेगी, कंपनी को आगे बढ़ाएगी। वैसे ही तब उन्होंने मंबासा को देखकर इस बात को पढ़ लिया था कि जिंदगी भर इनका वफादार रह सकता है अगर इसको इस समय बचा लिया जाए। उन्होंने पैसा ऑफर किया, उसके अलावा गवर्नमेंट की मदद ली। जो मारा गया था उसके लोगों ने काफी अपोज किया, कुछ हमला हमला करने की कोशिश की। लेकिन अब नाइजीरिया तो एक ऐसा देश है कि जहां आपके पास में पैसा हो आप कुछ भी कर सकते हो। तो वही बात हुई, मंबासा को छोड़ा गया और सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में साथ में ले आए। उसको थोड़ी अंग्रेजी सिखाई, थोड़ा ट्रेन करवाया और ऐसे करते करते उसको लोअर लेवल पे पहले रखा। और बहुत जल्दी वो जान गए कि जहां उनके बाकी के नौकर बेईमान है, ये बड़ा ईमानदार है, ठीक से काम करता है। तो अब वो उनका हेड सर्वेंट था। लेकिन अब जैसे ही स्टेला आई उसको पसंद नहीं कर रहा था। पहली वजह तो ये थी कि उसकी जो अथॉरिटी थी, अब तक उसका जो रुआब दबाव था, उसको शेयर करने वाला कोई आ गया था। दूसरा, अब मंबासा की थोड़ी उम्र भी बढ़ते चली आ रही थी, कुछ 45-46 ईयर्स के आसपास था। ये लड़की नौजवान थी, 15 साल का डिफरेंस, तो एक तो एज डिफरेंस आ गया था। तीसरी बात यह कि स्टेला के आंखों में जो चमक थी, जो स्टील था, जो एक जिसको कहते कठोरता थी,
फर्मनेस था, वो उसको पसंद नहीं आया। भाई उसको तो आदत थी कि जो औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं, वो नजरें झुकाए रखें, ऐसा नहीं था। और तीसरी बात है कि अब तक के न तो स्टेला इस बात के लिए उसको आदत थी कि भाई कोई अफ्रीकन आसपास में हो, ना इन भाई साहब को आदत थी कि कोई फीमेल आसपास में हो। तो नेचुरली था कि इस तरह से उनके बीच में ये डिफरेंस तो आना ही था। तो वो डिफरेंस तो आ गया, पर स्टेला भी इस बात को समझ गई, वो मोम्बासा को अवॉइड करने लगी। अब स्टेला की शादीशुदा जिंदगी कहने को शादीशुदा थी, लेकिन पूरी तरह से अलग तरह रास्ते पे वो जा रही थी। पहले डेविडसन की जब वो वाइफ नहीं थी, डेविडसन अपने साथ में लेके उसको हर प्रेजेंटेशन में जाते। अब उन्होंने बस 2-4 दिन में काम को डिवाइड कर दिया, आधा काम उसके जिम्मे, आधा काम अपने जिम्मे। सीधी सी बात थी, वो स्टेला पे भरोसा करते थे, उसको साथ साथ लेके घूम के क्या करेंगे, ये काम तो कहीं और भी कर सकते हैं। नतीजा ये निकलता कि स्टेला दिन भर ऑफिस में बिजी रहती, मीटिंग करती, पावर थे, उसको एंजॉय करती। लेकिन जब वो घर आती, उसको लगता कि डेविडसन से मुलाकात होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। डेविडसन या तो आने के होते या बहुत ज्यादा लेट आते और आने के बाद में सो जाते। जिस तरह की बातचीत होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही थी। अब आप कहेंगे कि भाई तो पहले कह दिया गया था कि जो ताल्लुकात है दोनों के बीच में नहीं बनेंगे। बात ताल्लुकात की नहीं है। कई बार ये होता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी आप बातचीत करके उसी प्यार को पा सकते हो जो आप वैसे पाना चाहते हो, लेकिन वहां पर वो भी नहीं था। तो अब ये भी बात है ना कि स्टेला के फादर तो उससे काफी पहले अलग हो गए थे, तो स्टेला उनके अंदर में एक फादर फिगर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरह का ये मैटर था। दूसरी तरफ डेविडसन का प्यार भी स्टेला के लिए था जरूर, उसकी खोज खबर वो लिया करते, लेकिन ये प्यार भी फादर की तरह से ही था। अब ये कैसे होता है, देखिए अपने सोसाइटी में कई बार ऐसे देखा होगा कि कुछ ऐसी जोड़ियां होती हैं, पेयर्स होती हैं कि हस्बैंड या तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर या उम्र पर या और कोई वजह से वाइफ से थोड़ा आगे निकल जाता है, तो फिर वो वाइफ को खुश देखना चाहता है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, गहने खरीदे, अच्छा खाना खाए, पार्टीज में जाए, उसको देख देख कर ही वो ऐसे खुश होता है। ठीक है, ऐसे कैरेक्टर्स कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। आप अगर आसपास में देखेंगे आपको दिख जाएंगे। वही कैरेक्टर उस तरह का यहाँ पर था। तो वो स्टेला की उनका प्यार इस तरह से था। लेकिन अब स्टेला में दूसरी तरह की बातें सामने में आने लग गई थी। उसके अंदर अब तक के जो लेडी सोई हुई थी वो जागने लगी थी। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी, पहली बात, अब तक के स्टेला जिस तरह से दौड़ भाग कर रही थी, चेज कर रही थी, अब उसकी वो चेज, उसका वो मिशन खत्म हो गया था, क्योंकि उसको जो जगह चाहिए वो मिल गई। लग्जरी, ऐशो आराम उसके पास आ गया था, अथॉरिटी, ताकत उसके पास में आ गई थी। और सबसे बढ़कर बात यह है कि उसके सामने में उसका मेल स्टाफ था, जिनको वो देखा करती, जिनसे वो बातें करती। अब मर्दों की तो ये आदत ही होती है, या औरतें आमतौर पर इन बातों को भांप जाती है कि कौन सा मर्द किस तरह से बातें करता है। अब कुछ मर्दों की आंखें उसकी तारीफ में उठी होती और उसको देखकर स्टेला के दिमाग में नई नई बातें आती। तो जो बात उसके दिमाग में पहले नहीं थी, स्कूल लेवल पे नहीं थी, वो सारी अब होने लगी। उस पर मुसीबत ये हुई कि एक दिन डेविडसन का एक्सीडेंट हो गया, बेड राइडन हो गए। डॉक्टर्स ने कहा कि साहब ये अभी 6 महीना तो चल फिर नहीं पाएंगे। उन्होंने सारी की सारी जिम्मेदारियां उसको दे दी, अपनी सारी चाबियां उसको दे दी, क्योंकि अब तक के स्टेला उनका भरोसा जीत चुकी थी। मगर दूसरी तरफ नुकसान ये हुआ कि अब तक स्टेला जो उनसे थोड़ी बहुत फोन पे बातें कर लिया करती है, जो कुछ उनके साथ में शेयर करती, वो नहीं होने लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने डेविडसन से पहले कह दिया था आपके ऊपर जॉब का प्रेशर है, उससे आप अपने आप को दूर रखिए अगर आप ज्यादा वक्त तक जिंदा रहना चाहते हैं तो डेविडसन ने वही किया था। तो नतीजा ये निकला कि स्टेला से उनकी मुलाकात बहुत कम हो पाती। अब जाहिर सी बात है कि आप घोड़े पे बैठ के जाना चाहते हो और आपके सामने एक बूढ़ा लंगड़ा घोड़ा है, सॉरी टू से दिस, पर स्टेला तो यही समझ रही थी। तो अगर ऐसा है तो आपका दिल तो दूसरी तरफ दौड़ेगा ही। और ऐसे में कुछ ऐसा हुआ, जैसे कहते हैं कि सारी मुसीबतें इकट्ठी ही आती हैं, एक एक करके नहीं आती, बस वैसे ही हुआ। स्टेला के पास में एक नया एम्प्लॉय आया, फिलिप। इटालियन था, नौजवान था, खूबसूरत था, और सबसे बढ़कर बात यह है कि स्टेला की तारीफ उसके मुंह पर ही वो कर सकता था, तरह तरह की बातें कर सकता था। न चाहते हुए भी स्टेला धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगी। पहले आउटिंग की, फिर बाहर गई, फिर कुछ उसके साथ में रिलेशंस बनने लगे, और ये बात उसने ऑफिस से छिपा के रखी। और डेविडसन से भी उसने अपने आप को समझा दिया कि जितनी उसने मेहनत की है, जितनी उसने काम किया है, इसमें इतना राइट तो उसको है ही कि वो इस तरह की लिबर्टीज ले सके। शायद वो जिंदगी भर इसको लेते भी रहती, लेकिन 3 हफ्तों के बाद ही कुछ ऐसे हुआ कि फिलिप ने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। बताया कि उसके पास में पैसों की कुछ ये प्रॉब्लम है, जहां से वो आया है स्विट्जरलैंड से, उसको पैसे भिजवाने, पैसे चाहिए। अब स्टेला की एकदम से आंखें खुल गई, उसको समझ में आया कि किस जाल में वो फंसी है।
लेकिन साथ साथ उसको ये भी पता था अब तक के एक्सपीरियंस से कि आपके सामने जब कोई दुश्मन खड़ा हो और उससे लड़ना हो तो उसके सामने ये तो मत दिखाई कि आप लड़ाई शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालिए। स्टेला ने वही कहा। उसने कहा पैसे मिल जाएंगे, मुझे 4 दिन का वक्त चाहिए, मुझे कंपनी से अरेंज करके देने होंगे। अब वो फिलिप मान गया। स्टेला ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी को कंसल्ट किया, इसका बैकग्राउंड खोद कर निकाला। पता चला कि स्विट्जरलैंड में कुछ गड़बड़ी किया था, वहां से भागकर ये छुप छिपा कर यहाँ चला आया है। स्टेला ने पुलिस से मदद ली, उनको अपने फेवर में किया, कुछ उनको फेवर दिया, उनके कुछ लोग को अपॉइंट करवा लिया अपनी कंपनी में। और फिर पुलिस कैप्टन ने इस फिलिप को अलग से पकड़ा, उसको उसकी फाइल दिखाई, उसको धमकाया। नतीजा ये निकला कि फिलिप बिना कुछ बोले से ही चुपचाप से उस देश को छोड़ के चला गया। दोबारा कभी स्टेला की जिंदगी में या कनाडा में फिर कभी वापस नहीं आया। और पुलिस कैप्टन ने भी अपनी बात रखी, उन्होंने उस बात को वहीं पे खत्म कर दिया। बाद में तो खैर वो इस जगह को छोड़ के चले गए। तो एक तरह से स्टेला के लिए नैरो एस्केप था। अब ये काम करने के बाद में स्टेला ये तो समझ ही गई कि उसके लिए जिंदगी का ये दरवाजा तो बंद है। एक बार गलती से यहाँ गई, बच गई, दोबारा जाएगी मारी जाएगी। इससे वो दूर रहने लगी। लेकिन ऐसे में एक दिन जब वो डेविडसन के ऑफिस में काम कर रही थी और उनका सेफ उसने खोला, उसके हाथ में डेविडसन की डायरी लग गई। डेविडसन ने अपने बचपन की बात लिखी थी कि कैसे उनकी फादर की मौत हो गई, उनकी माँ सौतेली थी, उनको पाला करती थी, लेकिन आगे चल के ये हुआ कि उसके माँ का अफेयर किसी और के साथ हो गया, लेकिन डेविडसन उनके साथ में थे। उनको अपने जिंदगी से हटाने के लिए एक वो लोकल ट्रेन में बैठी और जानबूझ के छोड़कर वहां से निकलकर भाग गई। फिर उसने उनकी तरफ कभी देखा नहीं, वो उसको ढूंढ नहीं पाए। तो फिर उसके बाद जो उन्होंने कुछ सहा, जो कुछ उन्होंने भुगता और जो उनको बचपन की यादें सताती रही, उससे वो कैसे धीरे धीरे करके बड़े हुए, ये सारी चीजें लिखी थी। और कैसे लोग उनकी इंसल्ट किया करते, उनको गंदे गंदे नामों से बुलाया करते, ये सारी बातें। ये पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इस आदमी ने इतना दुख दर्द झेला, मुझ पे भरोसा किया और मैंने इसको ही धोखा दे दिया है, ये तो बहुत बुरी बात है। अब स्टेला बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुकी थी, मगर वो ये बात नहीं समझ पाई कि ये स्टेज पर, जिस स्टेज पर उसका हस्बैंड है, उसके सामने अगर वो इस बात को कन्फेस करेगी कि उसने क्या उसके पीछे गुल खिलाए हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसने बस यही बात एक झोंक में आकर डेविडसन के सामने कह दी। डेविडसन जो अब तक के बिस्तर पे पड़े हुए थे वैसे ही परेशान थे, उनको इससे झटका लगा, उनको एकदम से स्ट्रोक आया और उनका बोलना चालना एक तरह से बंद हो गया। उन्होंने स्टेला को अपने हाथों से इशारे से जाने को कहा और उसके बाद में उन्होंने बुलवाया अपने उस अटेंडेंट मसंबा को, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। पहला इंस्ट्रक्शन, स्टेला अब इस उनके चैम्बर में कभी न आए। दूसरा, उनका अपना जो वकील है, जो भरोसे का है, जो न्यूयॉर्क में रहता है और जिसका नाम की शार्पनेल है, उसको बुलाया जाए। और तीसरा, उन्होंने एक नोट बनवाया जिसमें लिखाया कि स्टेला को उनके जायदाद से पूरी तरह से बेदखल किया जाता है। उनके बाद में ये एम्पायर शार्पनेल की चैरिटी में जाएगा, लेकिन स्टेला को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक है तब तक है, इसके बाद में उसको इस कंपनी को छोड़ के जाना होगा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है, उनको वजह बताने की जरूरत नहीं है। और खैर वो नोट लिखवा कर उन्होंने उससे कहकर उनका जो एक सेफ था, जिसके बारे में स्टेला को भी पता नहीं था, वहां उसको रखवा दिया। खैर उसके बाद में उनकी हालत लगातार बिगड़ने लगी और ऐसे में शार्पनेल वहां पर पहुंचे, लॉयर। शार्पनेल के बारे में फेमस था कि इनका दिमाग तो साहब दुधारी तलवार की तरह से बहुत ज्यादा तेज है। तो शार्पनेल ने डेविडसन से बात करने की कोशिश की। अब डेविडसन की हालत लगातार खराब होती चली जा रही थी। उन्होंने कुछ टूटे फूटे वर्ड्स में उनको कुछ समझाया, कुछ बोलने की कोशिश की, शार्पनेल को नहीं समझा और फिर ऐसे करते करते कुछ यूं हुआ कि डेविडसन की मौत हो गई। शार्पनेल रुके, लेकिन उनका दिमाग उस तरह से काम कर रहा था कि इसने कुछ तो कहा था, लेकिन उनके समझ में नहीं आया था। फिर भी उन्होंने, जैसे कि वो लॉयर थे तो फ्यूनरल तो उनका अपनी तरह से करवा लिया। स्टेला से कहा कि देखो अभी तो प्रॉपर्टी की चाबी तुम्हारे पास में नहीं आ सकती है, कंट्रोल नहीं आ सकता है, क्योंकि कुछ एक कानूनी कार्रवाई है, मैं पूरी कर लूं। अब ये बोलने के पीछे उनका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये था कि उनके दिमाग में कहीं तो था कि इसमें से निकलने का रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगा, कुछ ना कुछ तो मेरे हाथ में आ ही जाएगा। भाई इतनी बड़ी पोजीशन पे कुछ तो गड़बड़ी इसने की होगी, जब मुझे कुछ मिल जाएगा तो इसको मैं अपने आप ही रोक लूंगा। तो उन्होंने ये कह दिया। अब वो जाने ही वाले थे उस जगह को छोड़कर कि उनको उनके सेक्रेटरी ने एक मैसेज भेजा कि भाई शार्पनेल ने फोन पर एक रिकॉर्ड किया था, उसे आप सुन लीजिए। अब शार्पनेल ने जो पहले कहा था उसमें लिखा था कि तुम्हारे लिए एक नोट लिखा हुआ है, वो सीक्रेट
सेफ में रखा है और इसके बारे में माम्बासा को पता है। इससे ज़्यादा इस वक्त मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आजकल फ़ोन वोन पे बातें लीक हो जाती है, टेपिंग हो जाती है। जब यहाँ आ जाओगे पता चल जाएगा, पर तब वो नहीं जानते थे कि जब तक शार्पनेल वहाँ पहुँचेगा वो पूरी तरह से निढाल हो चुके होंगे, बल्कि मौत के कगार पे खड़े रहेंगे। खैर, शार्पनेल ने माम्बासा से पूछा कि भाई वो चाबी और वो सेफ का चक्कर क्या है, कहाँ पर है। तो माम्बासा ने बता दिया कि वो सेफ और ये चाबी। उन्होंने सेफ को खोला, जिसके बारे में स्टेला को पता भी नहीं था। उसको खोल कर निकाला तो देखा तो अंदर वो पुरानी वाली वसीयत थी, जिसमें स्टेला के नाम से सारा कुछ किया था। उन्होंने कहा इस डेविडसन ने मुझे ये बताने के लिए दिया है। खैर, अब उनको कानूनी कार्रवाई पूरी करनी थी, क्योंकि उन्होंने सेफ खोला था माम्बासा के सामने। तो उन्होंने वो बिल उसको दे दी स्टेला को, और उसने कहा कि ठीक है भाई, ये कानूनी कार्रवाई यहीं पूरी हो जाती है 2-1 दिन में, उसके बाद में मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उन्होंने कानूनी कार्रवाई पूरी कर दी। स्टेला से कहा कि तुम चाहो तो मुझे हायर करो, चाहे दूसरा वकील हायर करो। अब वो जानते थे कि स्टेला तो उनको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि वो भी स्टेला को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी उसी की वजह से उनके पास में जो उनकी प्रॉपर्टी आई थी चैरिटी में, वो तो निकल गई थी। तो खैर, वहां से वो छोड़कर चले गए। अब स्टेला जब बैठी हुई थी तो मसाम्बा उसके पास में आया, वही अफ्रीकन सर्वेंट। उसने कहा कि देखिए, ये है वो नोट जो साहब छोड़कर गए थे। अब आप पूछेंगे कि नोट को मैंने बदल क्यों दिया है। इसकी वजह है, मैंने बचपन से इस तरह के लोगों को देखा है। इस आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैंने भी किया, लेकिन मैंने बाद में देखा कि आपने भी इस आदमी के लिए बहुत कुछ किया है। जब बीमार नहीं था तब भी, और जब बीमार हुआ तब भी। पहले मुझे लगा था कि आप पैसों की लालच में इसकी वाइफ बनी, जो कि आप बनी भी थी, लेकिन बाद में आपने इसके लिए जो जो आप कर सकती थी सारा कुछ किया। ये आदमी इस बात को समझ ही नहीं पाया कि उम्र के 56 ईयर्स में है, और जबकि आपकी उम्र अभी 30 से भी कम है। आपके अंदर नेचुरल इस तरह की बातें हो सकती है, एक आध बार गलती आप कर सकती हैं। आपने गलती कर ली थी, उसके लिए इतनी बड़ी सजाएं आपको दे रहा था, जबकि गलती आपने अपने आप ही मान ली थी। ऐसे नहीं हो सकता था। इसने मुझे भले ही फांसी से बचाया था, लेकिन अब आप ये फांसी देने जा रहा था आपको, तो मैं नहीं चाहता था कि आपको इस तरह से फांसी हो, इसलिए मैंने इसको बदल दिया है। खैर, अब मैं यहाँ रह नहीं सकता, तो ये मेरा रेसिग्नेशन है, इसको आप रख लीजिए। स्टेला ने उस रेसिग्नेशन को फाड़ कर फेंक दिया। उसने कहा कि आज से तुम मेरे पर्सनल सेक्रेटरी रहोगे, और जो जो तुम कहोगे उन सारी बातों को मैं माना करूंगी। और उसके बाद में फिर स्टेला एक अच्छी खासी जिंदगी को जीने लगी, लेकिन मसाम्बा के अलावा उसने कभी फिर दोबारा किसी मर्द पे भरोसा नहीं किया। तो ये था सारा किस्सा एक एरोप्लेन का, जो हवा में उड़ा और सही सलामत ही उड़ता रहा। तो यहाँ एक किस्सा खत्म होता है। आपके जो भी सवाल हो पूछे, उनके जवाब मैं आपको देता हूँ।